जातिगत जनगणना की घोषणा एक ऐसा राजनीतिक और सामाजिक मोड़ है जो भारत के इतिहास में सत्ता, समानता और प्रतिनिधित्व को लेकर जारी बहस के केंद्र में आ गया है। सन 1931 के बाद से देश में व्यापक जातिगत जनगणना नहीं हुई। हालांकि साल 2011 में एक सामाजिक आर्थिक जातीय सर्वेक्षण कराया गया था, लेकिन उसके आंकड़े आज तक सार्वजनिक नहीं हुए। इस पृष्ठभूमि में जब केंद्र सरकार ने एक बार फिर जातिगत गणना का फैसला किया तो ये कई स्तरों पर बहस, समर्थन और विरोध का विषय बन गया है। जातिगत जनगणना की मांग कई दशकों से उठती रही है, लेकिन हाल ही के वर्षों में इसमें खासा उभार देखने को मिला है। इस उभार की पृष्ठभूमि में देश की बदलती राजनीतिक परिस्थितियां, विशेषकर उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में सामाजिक न्याय की राजनीति का पुनरुत्थान निर्णायक भूमिका निभाता दिख रहा है। केंद्र सरकार ने जब ये घोषणा की कि आगामी जनगणना में जातियों की भी गणना की जाएगी, तो इसे सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि रणनीतिक राजनीतिक चाल के रूप में भी देखा गया है। जातिगत जनगणना के समर्थकों का कहना है कि जब तक समाज में जातियों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आएगा, तब तक सामाजिक न्याय आधारित नीतियां न तो सटीक बन सकती हैं और न ही उन्हें प्रभावशाली तरीके से लागू किया जा सकता है। वहीं सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समुदायों की सटीक स्थिति जानने के लिए आंकड़े जरूरी हैं। बिहार के हालिया जातिगत सर्वेक्षण ने यह साबित किया है कि विभिन्न पिछड़ी जातियों में भी भारी विषमता है। जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के बीच सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक फासला स्पष्ट दिखा। यही वजह है कि अब कोटा में कोटा की अवधारणा पर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। विरोधियों की दलील है कि जाति आधारित गणना समाज को और अधिक खंडित करेगी। उनका तर्क है कि इससे जातिगत ध्रुवीकरण बढ़ेगा और राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इन विरोधों को समर्थन देने वालों द्वारा बार बार चुनौती भी दी जाती है कि जब पहले से ही समाज में जातिगत संरचनाएं मौजूद हैं और नीतियां उसी आधार पर बन रही हैं, तो फिर इन आंकड़ों को आधिकारिक रूप देना विभाजन नहीं बल्कि एक पारदर्शिता की ओर कदम है। वहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसे देखा जाए तो ये फैसला खासतौर पर साल 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणाम के बाद आया है, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा को पिछड़े और दलित वर्गों के एक हिस्से से अपेक्षित समर्थन नहीं मिला। इसी के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पालक्कड़ सम्मेलन में जातिगत जनगणना का समर्थन कर एक संकेत भी दिया था कि भाजपा का रुख बदल सकता है। ये वही समय था जब यूपी के कुछ ओबीसी नेताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सार्वजनिक रूप से असंतोष प्रकट किया था। इन घटनाओं ने भाजपा नेतृत्व को ये सोचने पर भी मजबूर कर दिया कि यदि सामाजिक न्याय की राजनीति का जवाब देना है तो उसके लिए आंकड़ों की राजनीति को अपनाना ही पड़ेगा। माना यह भी जा रहा है कि इस घोषणा का समय पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि से भी जुड़ा हुआ है। एक और देश भर में सुरक्षा को लेकर असंतोष था, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार जातिगत जनगणना की घोषणा कर जनता का ध्यान आंतरिक मुद्दों की ओर खींचने में सफल हुई। ये एक प्रकार की इवेंट पॉलिटिक्स भी कही जा सकती है, जहां एक बड़े संकट के बीच में नई बहस शुरू कर दी जाती है ताकि सत्ता की आलोचना को दूसरी दिशा में मोड़ा जा सके। लेकिन ये भी सही है कि ऐसी घोषणाएं बिना लंबी योजना के सही नहीं होती, इसीलिए इससे महज ध्यान भटकाने की कोशिश कहना इसकी गंभीरता को कम आंकना होगा। जातिगत जनगणना का एक बड़ा असर महिलाओं पर भी पड़ सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये जनगणना महिलाओं की सामाजिक स्थिति को लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े उजागर करेगी, खासकर पिछड़े और दलित समुदायों की महिलाओं की स्थिति पर। इससे नीतिगत सुधारों में जेंडर को मुख्य धारा में लाने की संभावनाएं बढ़ती हैं। थर्ड जेंडर के आंकड़े भी इसमें सामने आ सकते हैं, जिससे समावेशी नीतियों की नींव मजबूत की जा सकती है। फिलहाल इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि जातिगत जनगणना के आधार पर आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ने की मांग फिर से जोर पकड़ रही है। यह सीमा सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी के सन 1992 में तय की गई थी, लेकिन तब से भारतीय समाज में सामाजिक संरचना और आर्थिक असमानता में बहुत बदलाव आ चुका है। बिहार के जातिगत सर्वेक्षण ने यह दिखाया कि पिछड़े वर्गों में भी एक बड़ा हिस्सा अब तक सशक्तिकरण से वंचित है। इसीलिए कोटा में कोटा के माध्यम से इन समुदायों को सटीक प्रतिनिधित्व देने की मांग भी जोरों पे
आ रही है। रोहिणी आयोग ने भी इसी संदर्भ में सुझाव दिए हैं कि ओबीसी वर्ग के अंदर अधिक वंचित जातियों को कोटा के भीतर कोटा मिलना चाहिए। जातिगत जनगणना का विरोध करने वाले ये नहीं बता पाते कि यदि समाज में जाति है और नीतियां जाति के आधार पर बनती हैं, तो फिर उनकी गणना से परहेज क्यों? ये भी तर्क दिया जाता है कि जाति एक सामाजिक सच्चाई है जिसे अनदेखा करना न केवल नीतिगत विफलता है बल्कि सामाजिक न्याय की अवधारणा के साथ भी अन्याय है। उदाहरण के लिए दलितों और आदिवासियों की गणना हर जनगणना में होती है और उसी आधार पर उन्हें आरक्षण भी मिलता है, तो फिर ओबीसी समुदायों के साथ आखिर ये भेदभाव क्यों? ये बड़ा सवाल उठ रहा है। एक सवाल ये भी उठता है कि क्या जातिगत जनगणना से समाज में ऊंची जातियों के वर्चस्व को चुनौती मिलेगी? विश्लेषक भी ये मानते हैं कि संसाधनों, नौकरियों और शिक्षा संस्थानों पर जिन समुदायों का दशकों से प्रभुत्व रहा है, जातिगत आंकड़ों के आने के बाद उनकी हिस्सेदारी पर सवाल उठ सकते हैं। इससे उन वर्गों में भी चिंता हो सकती है जो अब तक ये मानते रहे कि योग्यता ही एकमात्र पैमाना है। लेकिन सवाल ये है कि योग्यता के अवसर किसे और किस परिस्थिति में मिलते हैं और क्या वह अवसर सभी को समान रूप से उपलब्ध है? ये भी सवाल उठ रहा है। इस संदर्भ में सुखदेव थोराट का बयान उल्लेखनीय है, जिसमें वे कहते हैं कि असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि शैक्षणिक और राजनीतिक भी है। जातिगत जनगणना इस असमानता को समझने का एक सटीक औजार हो सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि आरक्षण केवल संख्या का खेल नहीं बल्कि सशक्तिकरण का माध्यम है। जनगणना से ये स्पष्ट हो सकेगा कि कौन सा समुदाय किन क्षेत्रों में पिछड़ा हुआ है और किसे किन संसाधनों की जरूरत है। इस बीच सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजनीतिक दल इस डेटा का दुरुपयोग करेंगे? इसका उत्तर शायद हाँ में है, क्योंकि भारत की राजनीति जातियों पर आधारित समीकरणों से अछूती नहीं रही है। लेकिन दूसरी तरफ जब राजनीतिक फैसले पहले से ही जातियों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, तब उनके लिए डेटा होना केवल नीतिगत पारदर्शिता लाना है। ये ठीक वैसा ही जैसे बिना डेटा के दवाइयां देना, जिसमें मर्ज का सही अंदाजा ना हो तो इलाज भी अधूरा रह जाता है। जातिगत जनगणना को लेकर अभी तक जो संकेत सामने आए हैं, उससे ये स्पष्ट है कि ये सिर्फ एक जनगणना नहीं बल्कि सामाजिक पुनर्संरचना की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। ये कदम कई स्तरों पर कई नई बहसों को जन्म देगा, जैसे कि सामाजिक न्याय का नया ढांचा, आरक्षण की सीमाएं, सत्ता के बंटवारे में भागीदारी और सबसे बढ़कर भारत के लोकतंत्र में सच्ची समावेशिता का सवाल। इस पूरी प्रक्रिया में ये जरूरी होगा कि सरकार इस डेटा का इस्तेमाल पारदर्शी तरीके से करे और इसका दुरुपयोग ना हो। साथ ही साथ ये भी जरूरी होगा कि जनगणना सिर्फ आंकड़ों तक सीमित ना रह जाए बल्कि उनके आधार पर प्रभावी नीतियों का भी निर्माण हो जो वंचित समुदायों को सशक्त बनाए और समाज को समरसता की ओर ले जाए। जातिगत जनगणना की घोषणा एक राजनीतिक जरूरत भी है और सामाजिक परिवर्तन की संभावित शुरुआत भी। ये भारत के लोकतंत्र में बहुप्रतीक्षित एक नई दिशा की ओर इशारा करती है, जहां समानता केवल संविधान के पन्नों तक सीमित ना रह जाए बल्कि जमीनी हकीकत भी बने। फिलहाल जाति जनगणना और राजनीति, इस बारे में आपका क्या सोचना है? किस तरह से ये काम करते हैं और किस तरह से ये एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से राजनीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 19।